अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, इसके हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल इसी वीडियो में कवर किए जाएंगे और हर एक न्यूमेरिकल का जो टाइम कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको जो सा न्यूमेरिकल देखना है आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली वो न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देख के कमेंट लाजमी करके जाइएगा जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स। आपने नंबर ऑफ सेकंड कैलकुलेट करने हैं इन अ डे, एक दिन के अंदर, वीक के अंदर, मंथ महीने के अंदर। तो इन तीनों के अंदर जितने सेकंड्स होते हैं आपने उनको कैलकुलेट करना है। और आगे वो कहता है एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग ऐसे प्रीफिक्सेस, कि आपने इनका जो जवाब है वो ऐसे प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके लिखना है। तो ये सारे काम करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं एक दिन के अंदर जितने सेकंड्स होते हैं उनको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। पहले मैं ये ए वाला पार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर एक दिन में सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं। वो एक दिन है, एक दिन की बात कर रहे हैं ना, अ डे मतलब एक दिन। उसके बाद बात करते हैं एक दिन में घंटे कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ डेज इन अ नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, के एक दिन में कितने घंटे होते हैं। अब घंटों के बाद आगे हम मूव करेंगे कि एक घंटे में मिनट कितने होते हैं। तो वो भी हमने लिख लिया नंबर ऑफ मिनट्स इन अ आवर, के एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सेकंड्स के ऊपर जाते हैं, क्योंकि हमने सेकंड तक चूंकि कैलकुलेट करना है तो हम सेकंड तक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नंबर ऑफ सेकंड इन अ मिनट, के एक मिनट में कितने सेकंड हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दिन से स्टार्ट किया था एक दिन में, और कहाँ तक पहुंच गया, सेकंड्स तक हमने लिख लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन में जितने सेकंड्स है वो हमें मिल जाएंगे। इसी चीज को मैंने यहाँ पे कर दिया नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, एक दिन में जितने नंबर ऑफ सेकंड्स है। तो एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, इन सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 86400 सेकंड। तो एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। अब ये तो पता चल गया कि एक दिन में सेकंड कितने, लेकिन ये अभी प्रॉपर जवाब नहीं आया आपका। उसने कहा था कि आपने अपना जवाब ऐसे ही प्रीफिक्स में लिखना है। अब हम यहाँ पे प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखें कि इसका पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट इसका कहीं पर नहीं है तो लास्ट पर होगा, यहाँ पे इसका पॉइंट होगा। मैं इस पॉइंट को अगर 3 वैल्यू मूव करता हूँ तो 10 की पावर 3 आएगा, जैसे साइंटिफिक नोटेशन में करते थे। अगर मैं इस पॉइंट को 4 वैल्यूज मूव करता हूँ तो 10 की पावर 4 आएगा। अगर आप देखें तो प्रीफिक्स जो हमारे पास मौजूद है ना, वो 10 की पावर 3 वाला मौजूद है। वो किसके बराबर है, किलो के बराबर होता है। लेकिन 10 की पावर 4 कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो मैं इसको फिर 3 रकमे तक ही मूव करवाऊंगा ताकि 10 की पावर 3 वाला प्रीफिक्स इस्तेमाल हो सके। तो मैं इसको 3 रकमें छोड़ूंगा। 3 कौन सी है, ये पहला जीरो, ये दूसरा जीरो और ये 4। ये 3 रकमें छोड़ के मैं पॉइंट को यहाँ पे लिखूंगा। तो मेरे पास बनेगा 8 6। अब आएगा यहाँ पे पॉइंट, आगे आ जाएगा 4। अब ये जो एंड वाले जीरो होते हैं साइंटिफिक नोटेशन में ये नहीं लिखते, तो मैं ये नहीं लिख रहा। फिर हम लगाते हैं मल्टीप्लाई 10। 10 की पावर आएगी जितनी वैल्यूज इस पॉइंट ने छोड़ी है, तो 3 रकमें छोड़ी हैं तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, साथ में आ गया सेकंड। अब ये चीज़ आपको बता दिया कि 10 की पावर 3 जो प्रीफिक्स है वो उसका नाम है किलो। तो 86.4 10 की पावर 3 की जगह पे आ जाएगा किलो, और साथ में क्या आ गया, सेकंड आ गया। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये किलो का जो के होता है ना, ये छोटा के होता है, कैपिटल नहीं होता, स्मॉल लेटर है। नहीं जी, इस तरीके से हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ तक हमने इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट किया जिसमें एक दिन में सेकंड कैलकुलेट करने थे। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड बार जिसमें हमने एक हफ्ते के सेकंड्स को कैलकुलेट करना है। उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक। तो सेम उसी तरीके से होगा जैसे ये किया ना हमने नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज। तो ये मैंने लिख लिया नंबर ऑफ डेज। अब हमारे पास 7 दिन होता है एक हफ्ते के अंदर, तो 7 लिख लिया। अब दिन तक पहुंच गए, दिन के बाद हम जाएंगे घंटे के अंदर। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, वो लिख लिया। एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60, वो लिख ले। एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 होते हैं, वो भी हमने लिख लिया। तो ये लिख लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक हफ्ते के सेकंड्स आ जाएंगे मेरे पास। तो नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ
वो कैसे आएगी, इन सबको मल्टीप्लाई करवा के, तो ये मैंने करवा दिया, इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आंसर आ जाता है आपके पास। अब बारी है यहाँ पे प्रीफिक्स इस्तेमाल करने की। तो जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि पॉइंट इसका कहाँ पे है, कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो लास्ट पर होगा। अब पॉइंट को आप जितनी रकमें छोड़ के आगे मूव करवाते जाएंगे 10 की पावर उतनी आती जाएगी। तो मैं अगर पॉइंट को एक रकम छोड़ूंगा 10 की पावर 1 आएगी, 2 छोड़ूंगा तो 2 आएगी, 3 छोड़ूंगा तो 3 आ जाएगी, 4 पे 4, 5 पे 5। अब आप देखेंगे आपके पास प्रीफिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 10 की पावर 3, उसके बाद जो आता है वो 10 की पावर 6 आता है। ठीक है, ये आते हैं। 10 की पावर 3 से कम होते हैं 10 की पावर 2, लेकिन हमने प्रीफिक्स वो यूज करना होता है जो मैक्सिमम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो अब आप देखिए, मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ तक लेके आता हूँ तो 3 रकमें छोड़ूंगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को आगे लेके आता हूँ तो 10 की पावर पे 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 रकमें छोड़ी हैं, लेकिन 4 वाला कोई प्रीफिक्स मौजूद ही नहीं है हमारे पास। उसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आता हूँ तो 5 रकमें मैंने छोड़ी, तो 10 की पावर 5 आएगा, 5 भी कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो कम से कम प्रीफिक्स 10 की पावर 3 ही है। तो मैं अपने पॉइंट को सिर्फ 3 रकमें छोड़कर ही आगे लेके आऊँगा। तो मैं यहाँ से उठा के 8 के आगे और 4 के पीछे, मतलब 8 और 4 के दरमियान में लिख दूंगा। तो कुछ इस तरीके से होगा 604, 4 के बाद आ जाएगा पॉइंट और फिर आ जाएगा ये वाला 8। अब ये जो 2 जीरो हैं ये नहीं लिखते, एंड वाले जीरो नहीं लिखते साइंटिफिक नोटेशन में, ना एंड वाले ना शुरू वाले। फिर हम लगाते हैं मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर कितनी रकमें छोड़ी हैं, 3 छोड़ी हैं, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इसको रिमूव कर देते हैं, साथ में सेकंड। अब 10 की पावर 3 जो प्रीफिक्स है ऊपर भी हमने यूज किया, उसका नाम है किलो, तो इसलिए इसकी जगह पे मैं किलो लिख दूंगा, किलो, साथ में आ जाएगा सेकंड। नहीं जी, इस तरीके से हमारे पास इसका भी आंसर आ गया कि कितने सेकंड्स होते हैं, और प्रीफिक्स इस्तेमाल करके हमने लिख दिया। अब बारी है नेक्स्ट की सी पार्ट की, उसमें आपने एक महीने के सेकंड्स को कैलकुलेट करना है, तो अब वो करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग दी हेडिंग दे दी नंबर ऑफ सेकंड इन अ मंथ, एक महीने में जितने नंबर ऑफ सेकंड है। तो सबसे पहली चीज कि नंबर ऑफ डेज कितने, अब 30 दिन है। महीना ऑन एन एवरेज जब भी बुक में कहीं पर मंथ की बात होगी तो हम 30 ही लेते हैं, स्टैंडर्ड यही है। उसके बाद चलते हैं कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 होते हैं। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे एक महीने में कितने सेकंड है। तो नंबर ऑफ सेकंड इन अ मंथ, ठीक है, तो एक महीने में कितने सेकंड है, सबको मल्टीप्लाई करवा के आ जाएगा। तो जब सबको मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो हमारे पास ये चीज़ आती है। अब यहाँ पर भी प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है, तो पॉइंट कहीं पर नहीं है तो लास्ट पर होगा। अब पॉइंट को मैं कितना मूव करूँ, अगर देखिए मैं 3 रकमें छोड़ूंगा तो 10 की पावर 3 आएगा। अगर मैं 4 छोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा, 5 छोड़ूंगा तो 5। और आप देखिए तो मैं यहाँ तक ला सकता हूँ, तो यहाँ तक लाते लाते कितनी रकमें छूट जाएंगी, 6, 1 2 3 4 5 और 6 रकमें मैं छोड़ दूंगा यहाँ तक आते आते। और 10 की पावर 6 फिर आएगा, और 10 की पावर 6 होता है एक प्रीफिक्स, मैंने आगे ऊपर भी बताया था। 10 की पावर 3 के बाद कौन सा है, 10 की पावर 6 है। तो चूंकि अब 10 की पावर 6 हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट को 6 रकमें छोड़ के आगे लेके जाके लिखा जा सकता है, तो फिर हम यही इस्तेमाल करेंगे। तो जो मैक्सिमम प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जा सकता है हम वही करते हैं। तो लिहाजा मैं पॉइंट को यहाँ पर ही लाऊंगा, तो ये बन जाएगा 2, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 5 9 एज इट इज, 5 9 2 भी आएगा। अब लास्ट वाले जो जीरो है वो नहीं लिखेंगे, हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। 10 की पावर 6 आए तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड आ गया एज इट इज। 6 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट 6 रकमें छोड़ के आगे गया। अब 10 की पावर 6 जो प्रीफिक्स है हमारे पास, उसका नाम है मेगा। ये ध्यान में रख लें कि 10 की पावर 6 वाला जो प्रीफिक्स है उसका नाम है मेगा। तो 2.592 एज इट इज मल्टीप्लाई नहीं, अब इसकी जगह मेगा लिख देंगे। 10 की पावर 6 की जगह आ जाएगा मेगा, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में सेकंड एज इट इज। नहीं जी, इतने मेगा सेकंड होते हैं एक महीने के अंदर। तो ये सारा काम हमने कर लिया। इसी के साथ जो फर्स्ट मेडिकल था वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। कोई इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करते जाए। यहाँ तक फर्स्ट मेडिकल था, मूव करते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड मेडिकल है, इसके अंदर वो कहता है स्टेट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन।
कि आपने अपनी 1.1 वाले ही सवाल को साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है, बस ये काम करना है। तो चूंकि सारा डाटा हमें 1.1 का ही चाहिए था तो मैंने सारा कुछ पहले ही लिख लिया। बस हमें क्या करना है कि अब हमारा ये जो आंसर है ना, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहले वाले में हमने यहाँ पे प्रीफिक्स इस्तेमाल किए थे, अब प्रीफिक्स नहीं करने, अब हमने सिर्फ इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तरीका उसका भी सिंपल सा ही है कि आप देखिए इसका पॉइंट कहाँ पर है, कहीं पर नहीं है तो लास्ट पर होगा। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के पीछे लेके जाते हैं। पहली ऐसी रकम जो जीरो ना हो उसके पीछे, तो पहली रकम 8 बनी, 8 के पीछे ही आएगा। तो साइंटिफिक में यही स्टैंडर्ड है कि आपने पहली के पीछे लिखना है, बस और कुछ भी नहीं करना। तो 8 के पीछे आ जाएगा पॉइंट, आगे है 6 और 4 एज इट इज, आगे 2 जीरो। वो साइंटिफिक नोटेशन में एंड वाले जीरो नहीं लिखते, शुरू वाले भी नहीं लिखते, तो ये एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब कितनी रकमें छोड़ी हमने, 4 होगी टोटल, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, साथ में आ गया सेकंड। बस इतना ही काम था, साइंटिफिक में लिख लिया। अब जो बी पार्ट था उसका हमारे पास ये जवाब आया था, इसको भी साइंटिफिक में लिखते हैं। तो पॉइंट इसका कहीं पर नहीं है, लास्ट पर है, तो यहाँ से उठा के फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के पीछे लेके जाना है, तो वो 6 है, 6 के पीछे आ जाएगा 6.048। अब एंड वाले जो 2 जीरो वो नहीं लिखेंगे हम। मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितनी रकमें छोड़ी हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 आ जाएगा, साथ में आ गया सेकंड। नहीं जी, इसका भी आंसर आ गया। अब इसका जो बी पार्ट था, बल्कि ये सी पार्ट बनता है इसका, फर्स्ट वाले में भी शायद यहाँ पर सी नहीं लिखा हुआ तो सी लिख लीजिएगा। चलें, अब यहाँ पर आप देखें कि इसका भी पॉइंट कहीं पर नहीं है तो लास्ट पर होगा। यहाँ से उठा के हमने पॉइंट को फर्स्ट वैल्यू के पीछे लेके जाना है, तो 2 के पीछे आ जाएगा, तो 2 पॉइंट इधर आ गया, आगे 5 है, 9 है और 2 है, ये भी एज इट इज रहेगा। लेकिन एंड वाले जीरो आपको पता नहीं लिखते, साइंटिफिक में नहीं लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर, अब जितनी रकमें पॉइंट ने छोड़ी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ी हैं, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा, साथ में आ गया सेकंड एज इट इज। ले जी, इसी के साथ ही आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। कहीं पे इश्यू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो समझ आ रही हो तब भी कमेंट कर दिया करें। मूव करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल है, इसमें वो कहता है सोल्व द फ्लोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कि आपने इन सवालों को जो जमा भी हो रहे हैं और माइनस भी हो रहे हैं, इनको आपने सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद अपना जवाब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले मैंने ए पार्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने उसको लिख लिया, उसकी सारी वैल्यू लिख ली। अब सोल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये एक रकम है, ये दूसरी रकम है और इन दोनों के दरमियान मौजूद है प्लस, तो मतलब मुझे इनको प्लस ही करना है, सिंपल। अब प्लस करना उस वक्त हमारे लिए आसान हो जाता है जब 10 की पावर दोनों तरफ इक्वल हो जाए। यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -5 है, तो पहले तो हम 10 की पावर्स को इक्वल करेंगे तो फिर सोल्व करेंगे। अब इक्वल करने का कुछ भी तरीका हो सकता है, मतलब जैसे 4 है, आप इस 4 को -5 में ले जाए, या इस -5 को अगर कम करना है तो -4 करके भी आप इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप कर ले। मेरी ये कोशिश है और यही मेरे ख्याल से सूटेबल भी है कि हम -5 को -4 में लेके जाएं। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे ये सुन लें। तो इसको तो अभी कुछ नहीं करना, ये तो एज इट इज रहेगी। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम एज इट इज, इसके साथ करना है अभी हमने जो भी करना है। जैसे कि 10 की पावर -5 है, अब माइनस का मतलब ये होता है कि आप पॉइंट को आगे की तरफ मूव करवाएंगे। अब मुझे 5 को करना है 4, मतलब मुझे सिर्फ एक वैल्यू कम करनी है, तो मतलब इसका ये हुआ कि पॉइंट भी सिर्फ मैं एक वैल्यू ही आगे मूव कराऊंगा। अभी इसका पॉइंट कहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा, तो 3 के पीछे होगा। तो सिर्फ चूंकि मुझे एक कम करना है पावर में से, तो पॉइंट को भी सिर्फ एक रकम छोड़ के मैं लिखूंगा। अब मैं कहाँ पे लिखूं, आगे की तरफ पॉइंट को लेके जाऊं या पीछे। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि माइनस का मतलब होता है कि आपने आगे की तरफ लेके जाना है। तो मैं पॉइंट को एक रकम छोड़ के आगे लेके आऊंगा, तो 3 से आगे आ जाएगा पॉइंट, तो 3 के आगे आ गया ये वाला पॉइंट। चूंकि अब एक रकम छोड़ के आगे आ चुका है पॉइंट, तो अब पीछे से एक वैल्यू कम हो जाएगी। -5 है तो अब हो जाएगा -4, ये वाला किलोग्राम हमारा एज इट इज। अब ये 0.3 है, ये भी ठीक है, या 0.3 कर लो, वो ज्यादा बेहतर है।
अब दोनों तरफ पावर सेम हो गई है ना, अब काम आसान हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों तरफ चूंकि पावर भी सेम है और यूनिट भी सेम है, तो आप इस पूरे हिस्से को कॉमन निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ 10⁻⁴ को कॉमन, और साथ में किलोग्राम को भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। अब अंदर क्या बचेगा, इस पूरी रकम से ये तो निकल गया, तो सिर्फ क्या बच गया 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस इस पूरी रकम से भी ये सारा हिस्सा कॉमन निकल गया, तो बाकी सिर्फ क्या बच गया 0.3। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3। अब इन दोनों को आप जमा कर दें, जमा करने के बाद आ जाएगा 4.3, जमा करने पे आएगा 4.3, और ये वाली रकम एज इट इज मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोग्राम। लें जी, आपने जमा करना था, आपने जमा कर लिया, और यही आपका जवाब है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो ये इसका था ए पार्ट। अब बारी है इसके बी पार्ट की, तो यहाँ लिखते हैं इसके बी पार्ट को। इसमें भी सेम वही काम है जो इधर किया, बस ये है कि ये माइनस हो रहा है, करेंगे माइनस, लेकिन तरीकेकार तो सेम है ना, कि पहले हमें पावर्स को बराबर करना पड़ेगा, फिर हम माइनस कर पाएंगे। तो पावर्स को कर लेते हैं। ये -5 है, ये -6 है, तो मैं क्या करूंगा, इस -6 को भी -5 बनाऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसमें से एक रकम कम करनी है, तो पॉइंट को भी एक रकम ही मुझे मूव करवाना है। अब माइनस है पावर, तो इसलिए पॉइंट आगे की तरफ मूव करेगा। अगर प्लस होती तो पॉइंट को मैं एक रकम पीछे की तरफ मूव करवा देता। तो करते हैं, चूंकि माइनस है तो पॉइंट आगे की तरफ आ जाएगा, 5 से आगे आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट 5 से आगे, और ये वाला 4 एज इट इज मल्टीप्लाई। अब ये 10⁻⁻6 नहीं, अब बन गया -5, और फिर आ गया मीटर। अब पॉइंट खाली लिख लो, या शुरू में 0 लिखना बेहतर है, वो भी मैं लिख लेता हूँ। माइनस, इसके साथ कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज रहेगी 10⁻⁵ मीटर। अब इन दोनों में से भी आप देख सकते हैं कि 10⁻⁻5 और मीटर 10⁻⁻5 मीटर दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर मैं कॉमन लिखूंगा 10⁻⁵ मीटर एज इट इज। अब इसमें से ये सारा हिस्सा कॉमन निकल गया बाहर, तो बाकी सिर्फ ये बच गया 0.54। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.54 माइनस इस वाली रकम में से भी ये सारा हिस्सा कॉमन निकल गया, तो बचा 3.2। तो 3.2 आ गया। अब चूंकि ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो माइनस करें अगर आप इन्हें कैलकुलेटर पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2.66, और ये वाली चीज एज इट इज मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि ये हमने कैसे किया। कहीं पे इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ना हो तब भी कमेंट कर दें, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक हमने इसका थर्ड न्यूमेरिकल कर लिया। अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4, इसमें भी वही काम है जो पहले वाला है तकरीबन, उसमें प्लस माइनस था और इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड है। पढ़ते हैं, वो कहता है सोल्व द फ्लोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कि आप इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सोल्व करें। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और फिर अपने जवाब को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। तो करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले तो ये ए पार्ट है, इसको हम करेंगे, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें पावर्स को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस माइनस में हमने 10 की पावर्स को पहले इक्वल किया था, फिर कॉमन लिया था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जो 5 है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 5 3 था 15 हो जाएगा मेरे पास, 15 मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो जैसे कि दोनों तरफ 10 मौजूद है, 10 का मतलब बेस है ये, ठीक है। पावर की नीचे वाली रकम को बेस कहते हैं। तो बेस जब इक्वल हो जाती है तो पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैं बेस को लिखूंगा एक बार, मतलब 10 एक बार, इसकी पावर 4 और इसकी पावर -2, तो इनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया। अब मीटर, मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा मीटर का स्क्वायर। बेसिकली इधर भी वही काम हो रहा है जो यहाँ पे किया। इस मीटर के ऊपर भी पावर 1 है, इस मीटर के ऊपर भी पावर 1 है, तो मीटर यहाँ पे बन जाएगा बेस। तो बेस सेम है, बेस एक दफा, दोनों की पावर इकट्ठी हो जाएगी, तो 1 + 1 इस तरीके से। और आगे जाके 2 कर सकते हैं आप, यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो गया। फर्दर आप देखें तो 15 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 10, 4 - 2 होगा 2, और मीटर 1 + 1 स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब जवाब तो आ गया हमारा, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आया। उन्होंने क्या किया, आपने अपना जवाब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है।
साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि आपकी वैल्यू के फर्स्ट के पीछे पॉइंट होता है, तो अभी पॉइंट यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे पॉइंट है, 5 के पीछे है, तो मैं एक रकम जोड़ के पॉइंट को आगे लेके आऊँगा तो वो मेरा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके लिए एक और काम भी करना पड़ेगा कि पॉइंट जब एक रकम आगे आएगा तो ये हो जाएगा 1.5 10 की पावर। पॉइंट जब एक रकम आगे आता है तो पीछे से भी एक वैल्यू इंक्रीज होती है, तो 10 की पावर 2 तो पहले था, क्योंकि एक छोड़ के आगे आया तो +1 हो जाएगा इसके अंदर, साथ में आ गया मीटर स्क्वायर, इनको प्लस कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, साथ में आ गया मीटर स्क्वायर। ले जी, आपके पास आंसर आ गया इसका भी। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब ये ए पार्ट था, अब मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो ये बी पार्ट आ गया, इसमें ये डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड में भी जरूरत नहीं होती 10 की पावर्स को इक्वल करने की, सिंपल सिंपल डिवाइड करेंगे। ये 3 और 6 ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे, 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास बचेगा 2 यहाँ से मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखें, अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जब बेस सेम हो जाती है तो पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं। जब बेस सेम हो जाए तो तब पावर्स माइनस होती हैं जब वो डिवाइड हो रही हो, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना 10, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो पावर्स को इकट्ठा किया। लेकिन अब के केस में ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जब जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम बेस को लिखते हैं एक दफ़ा, ऊपर वाली पावर में से फिर माइनस कर देते हैं नीचे वाली पावर। ऊपर वाली पावर 8 थी, उसमें से माइनस कर दूंगा नीचे वाली पावर 4। ऊपर किलोग्राम है वो वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये मीटर क्यूब है, ये भी इक्वल के ऊपर आके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, नीचे +3 था ऊपर आके -3 हो गया। फर्दर आप देखें, टू मल्टीप्लाई 8 - 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, बाकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये जवाब तो आ गया, आप देख लें ये साइंटिफिक भी है कि नहीं है। तो ये साइंटिफिक भी है क्योंकि पॉइंट मेरा पहली रकम के पीछे ही है, कहीं पे नहीं है तो पहले के पीछे ही होगा, तो ये साइंटिफिक में ऐसे ही होना चाहिए। तो लिहाजा जवाब हमारा ऑलरेडी साइंटिफिक में ही आ चुका है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, कहीं भी इशू हो तो कमेंट करते जाएं। तो यहाँ तक हमारे पास हमारे न्यूमेरिकल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द फ्लोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन की। इन सारे को कैलकुलेशंस करें इसकी और फिर अपने जवाब को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखें। तो काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने क्वेश्चन को ही लिख लिया, अब करना क्या है। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है किलोग्राम, किलोग्राम आपको पता है मैथ्स का यूनिट है। नीचे लिखा हुआ है सेकंड, सेकंड है टाइम का यूनिट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर, अब डिस्टेंस का जो यूनिट है वो सिर्फ मीटर है, किलो नहीं आता साथ में। किलो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज अ प्रीफिक्स। यहाँ पे जो किलो है वो बेसिकली यूनिट का हिस्सा है, मैथ्स का यूनिट किलोग्राम है, तो यहाँ पे किलो नहीं हम खत्म कर सकते। लेकिन चूंकि डिस्टेंस का यूनिट सिर्फ मीटर है, साथ में अब ये जो किलो लिखा है ये एज अ प्रीफिक्स लिखा हुआ है, तो हम इस प्रीफिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि ये मुकम्मल तौर पे सोल्व हो सके। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज रहेगी, 3 × 10⁻², साथ में आ गया किलोग्राम मल्टीप्लाई 4, 0.0 लिख लो या सिर्फ 4 लिख लो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई। अब किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, तो यहाँ पे आ गया 3 मीटर। ठीक है, तो हमने प्रीफिक्स को खत्म करके सोल्व करना है ताकि एंड पे फाइनल कोई प्रीफिक्स हम इस्तेमाल कर सकें। अगर पहले से प्रीफिक्स यूज करते जाएंगे तो फिर हमारे जवाब ठीक नहीं आएगा। और नीचे वाली रकम एज इट इज 5 × 10⁻² सेकंड स्क्वायर। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो पहले ऊपर वाली रकम को सोल्व कर लेते हैं, नीचे का बाद में देखेंगे। तो बिल्कुल इससे पहले वाले सवाल की तरह ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, 3 4 12, यहाँ पे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई। अब 10 वाले ही पावर्स आपस में हो रही हैं, तो आपको बताया था जब बेस सेम होती है मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेस को लिखते हैं एक दफ़ा और 10 की पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, तो 2 + 3 इकट्ठी होगी। अब यहाँ से किलोग्राम है, यहाँ से मीटर, ये वैसे ही साथ में लिखा आ जाएगा किलोग्राम और मीटर। अब करते हैं डिवाइड, डिवाइड वाली का कुछ किया नहीं है हमने, तो वो वैसे ही रहेगी 5 × 10⁻² सेकंड स्क्वायर। फर्दर आप देख लें तो 12 × 10⁻², 2 + 3 होता है 5,
साथ में है मेरे पास किलोग्राम मीटर एज इट इज डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे ही रहने दे, 5 × 10⁻² सेकंड स्क्वायर। अब इनको करते हैं आपस में सोल्व, ऊपर जितना मल्टीप्लाई होना तो हो गया, अब इनकी बारी, आपस में इनको डिवाइड करते हैं। तो 12 और 5 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, हमारे पास आएगा 2.4, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए कि 10 की पावर्स डिवाइड हो रही हैं, तो बेस जब सेम हो जाए, जैसे यहाँ पर भी 10 है यहाँ पर भी 10 है, तो बेस सेम होगी। बेस को एक बार लिखते हैं, डिवाइड की सूरत में पहली वाली पावर में से माइनस कर देते हैं नीचे वाली पावर, तो ऊपर पावर 5 है, इसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाली पावर, वो 2 है। बाकी ऊपर जो लिखा हुआ था किलोग्राम मीटर वो ऐसे ही रहेगा। अब सेकंड है ना, नीचे ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ऊपर जाके ये सेकंड की पावर -2 हो जाएगी, नीचे +2 थी। 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इनको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 साथ में आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका जवाब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में पहले लिखा आ गया, क्योंकि 2 के पीछे पॉइंट आया फर्स्ट वैल्यू के पीछे, तो ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसका मतलब है कि जवाब आपका आ चुका है, आपने इसे सोल्व भी कर लिया और जवाब साइंटिफिक नोटेशन में भी आ गया। इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, कहीं पे इशू हो तो आप ज़रूर बताएं। तो यहाँ तक था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं 6 की तरफ। 6 न्यूमेरिकल है, इसमें वो कहता है कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। क्या आपने नीचे दी गई हर एक मेजरमेंट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपने उनकी तादाद लिखनी है। अब यहाँ पे एक बात समझ ले, सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपने रूल्स पढ़े थे, उन्हीं को ही हम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन जिनको वो रूल्स नहीं आते, मैं उनको एक लाइन बता देता हूँ, वो ज़हन में रख लें। वो लाइन ये है कि शुरू वाले ज़ीरो, जो शुरू में होता है ना ज़ीरो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, बस उसके अलावा हर नंबर सिग्निफिकेंट होता है, बस ये एक बात ध्यान में रख लें। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके शुरू वाले का जीरो निकाल दें तो बाकी कितने नंबर बचे, 2, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब इनको लिखना कैसे पेपर में, वो मैं अब आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम बकायदा रूल्स को अप्लाई करेंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल है उनके मुताबिक चलेंगे। तो पहला रूल आपने इससे पहले क्वेश्चन पे जो अप्लाई करना है वो ये हमने पढ़ा हुआ है कि द लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि ऐसे जीरो जो शुरू में होते हैं, जो लीड कर रहे होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, ये पहला रूल है। और दूसरा रूल हमने पढ़ा हुआ है द डिजिट्स 4 और 5 आर सिग्निफिकेंट। ये रूल नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये 3 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो बाकी जो नॉन जीरो रकमें होते हैं, जो जीरो नहीं है, जीरो के जो अलावा है, वो फिर क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। तो वो कितने हैं, 4 और 5 है, तो लिहाजा टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2 हो गए। तो यही हमने लिख लिया, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसका नेक्स्ट लिख लिया। अब इस पे रूल लगाते हैं हम अपने, सबसे पहले कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये हमने पढ़ा कि जीरो के अलावा हर नंबर क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो 2 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है और 7 भी सिग्निफिकेंट है। अब बारी है जीरो की, क्या जीरो है कि नहीं है। तो ये हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर दरमियान में जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। इसी चीज को हमने लिख लिया, द जीरो बिटवीन 2 और 4 इज आल्सो सिग्निफिकेंट, कि 2 और 4 के दरमियान वाला जीरो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो लिहाजा सारी रकम ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे से बनी हुई है। तो टोटल कितने डिजिट्स हैं, 4 है, तो 4 ही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो वो हमने लिख लिया, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 4 हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें भी देखिए, सबसे पहला तो रूल वही लगेगा कि जो जीरो नहीं है, जो नॉन जीरो वैल्यूज है, वो तो सिग्निफिकेंट होंगी। तो 3 और 4 तो सिग्निफिकेंट है। अब एंड वाला जीरो होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा। लास्ट में जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। इन्हीं बातों को हम लिख देते हैं कि बोथ 3 और 4 आर सिग्निफिकेंट, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट, कि डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद आने वाला जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो लिहाजा जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। इसी चीज को हमने लिख लिया कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, वो 3 है। क्लियर। तो ये इन दोनों बातों का रेफरेंस दिया और देन हमने बता दिया कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये क्वेश्चन है
तो एक बार ध्यान में रख लें, हमने ये रूल्स में पढ़ा था कि 10 की पावर जब आ जाती है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आती, तो उसको तो किया इग्नोर। अब सिंपल ये चीज बची हमारे पास। इसके अंदर आप देखें 3, 4 और 2 ये तीनों तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे क्योंकि ये जीरो नहीं है। अब बारी है ये वाला जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। क्यों होगा? अभी यहाँ पे बताया ना एंड वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पर भी एंड भी आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 4 हो गए। अब इन बातों को लिखते हैं हम कि ऑल 4 डिजिट 3, 4, 2 और 0 क्या है? सिग्निफिकेंट है। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। द पावर ऑफ 10 डज नॉट, कि जो 10 की पावर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो पावर ऑफ 10 डज नॉट इफेक्ट द काउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि 10 की पावर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम काउंट नहीं करते। तो टोटल पे कितने हो गए? 4 हो गए। उसी चीज को हमने लिख दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा सवाल समझ आया होगा कि अगर 3 है जो आप किसी का, तो क्यों 3 है? 4 है तो 4 क्यों है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्यों है सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी के अंदर कितने हैं और क्यों है। इसी के साथ आपका ये छठा सवाल भी पूरा होता है। मूव करते हैं इसके 7 न्यूमेरिकल की तरफ। 7 न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, कि आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। काफ़ी सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में तो आप अभी तक काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को लिख लिया, ए पार्ट को। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के पीछे लेके आना है। तो पहली जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है, वो 3 है, तो 3 के पीछे आएगा पॉइंट। तो ये मैं लिखूंगा 3.5। फिर हम लगाते हैं मल्टीप्लाई, फिर लिखते हैं 10। अब कितनी रकमें छोड़ी हैं पॉइंट ने? 1, 2, 3 छोड़ी हैं, 3 के पीछे आया ना, तो टोटल 3 होगी, तो 10 की पावर 3 आएगा। अब चूंकि ये आगे से पीछे की तरफ आ रहा है, तो 10 के पावर जो 3 आई है नेगेटिव होगी, साथ में माइनस भी आएगा, और ये मीटर हमारे पास एज इट इज। ये बात ध्यान में रखें, जब भी पॉइंट आगे से पीछे जा रहा होता है ना, तो पावर माइनस में ही आती है। ले जी, ये आपका आंसर आ चुका है, साइंटिफिक में आपने लिख लिया। अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने बी पार्ट लिख लिया। इसमें भी सेम वही काम है। तो पहले तो आप 10 की पावर 2 को जरा थोड़ी देर ना देखें, कंफ्यूज होंगे आप, सिर्फ इतने हिस्से पे फोकस करें। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पॉइंट को मुझे कहाँ लेके जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू यानी कि 2 के पीछे लेके जाना है। तो पॉइंट आएगा 2 के पीछे 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 6, 2.06 आ जाएगा, और ये 4 भी आएगा साथ में। फिर हम लिखेंगे 10 की पावर, कितनी रकमें छोड़ी हैं पॉइंट ने? 2 छोड़ी हैं, 6 और 0, तो 2 छोड़ के आगे गया तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। अब ये जो पहले से 10 की पावर 2 लिखा है, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको अभी कुछ भी नहीं किया हमने, इसको अगले स्टेप में करेंगे। तो 2.064 मल्टीप्लाई। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक दफा बेस लिखते हैं, पावर्स को इकट्ठा कर देते हैं। ये वाली 2 और ये वाला +2 आ गया। उसके बाद आप देखें तो 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 + 2 हो जाएगा 4, और ये मीटर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। नहीं जी, इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। सिंपल सा था, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ आपका ये भी जवाब आ गया। तो ये 7 था। मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। 8th न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स, क्या आपने इनको सही वाले प्रीफिक्स इस्तेमाल करके लिखना है। तो पहला पार्ट है 5.0 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें सेंटीमीटर, सेंटी खुद एक प्रीफिक्स है, तो जब हमने प्रीफिक्स इसमें सही करके लिखना है, तो जो पहले से प्रीफिक्स लिखा हुआ है उसको हमें पहले ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि हम फाइनल दे सकेंगे एक्चुअली में आना कौन सा चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पर सेंटी को ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा कि यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स ज़्यादा सूटेबल है। तो 10 की पावर 4 तो एज इट इज़। इस प्रीफिक्स को खत्म करने के लिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सेंटी जो होता है वो 10 की पावर -2 के बराबर होता है। ये मीटर आपके पास एज इट इज रहेगा। तो ये 5, इसे खाली 5 लिख लें या 5.0 लिख लें, एक ही बात है। मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब आपको पता है जब बेस सेम हो जाए तो पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो बेस को एक बार लिखेंगे, पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। ये वाली पावर 4 है और ये वाली पावर -2 है, तो इनको इकट्ठा करके लिख लिया। अब इनको माइनस कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 -2 2 हो जाएगा, साथ में आ गया मीटर। अब आप देखें
कि प्रीफिक्स यहाँ पे कौन सा लग सकता है। हमारे पास जो अभी ये 10 की पावर 2, इसके करीब से अगर देखा जाए कोई प्रीफिक्स है तो वो 10 की पावर 3 है, तो मैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। इस 2 को मैं अगर 3 बना लूंगा तो मैं प्रीफिक्स इस्तेमाल कर पाऊंगा। अब वो कैसे करूंगा, देखें। अब इसका पॉइंट कहाँ पे है, 5 के पीछे है, कहीं नजर नहीं आ रहा तो पीछे होगा। जब पॉइंट को एक रकम आगे लेके आते हैं ना तो 10 की पावर पीछे से एक इंक्रीज हो जाती है, तो ये पॉइंट आगे आएगा तो ये हो जाएगा 0.5। पहले 5 के पीछे था, 5 के आगे आ गया, और पॉइंट के आगे 0 लगाना बेहतर है, वो लगा लिया। मल्टीप्लाई 10 की पावर, पहले 2 था ना, अब इसके अंदर +1 हो जाएगा क्योंकि एक रकम आगे चला गया पॉइंट, तो +1 हो जाएगा। जितनी रकम आगे जाता है उतनी पावर में प्लस होता जाता है। इनको प्लस कर देते हैं, 0.5 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए 10 की पावर 3 बन गया। 10 की पावर 3 वाला प्रीफिक्स है हमारे पास, वो उसे हम किलो कहते हैं, तो इसकी जगह पे आ जाएगा किलो और साथ में आ जाएगा मीटर। इस तरीके से देखिए हमने एक अच्छा सा सूटेबल सा प्रीफिक्स यूज कर लिया, किलोमीटर वाला। ठीक है, किलो यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है। अच्छा, प्रीफिक्स का किलो जो होता है वो छोटा होता है, तो स्मॉल किया मैं यूं लिख देता हूँ। तो ये इसका ए पार्ट हो गया। अब आते हैं बी की तरफ। इसमें भी देखिए 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, और जो प्रीफिक्स होता है हमारे पास करीब तरीन, अब देखते हैं कौन सा यहाँ पे बन सकता है। अब इसका पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट इसका कहीं नहीं है, तो लास्ट पर होगा। मैं अगर इस पॉइंट को एक रकम आगे लेके जाऊंगा तो पीछे एक रकम ज्यादा हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा। और अगर मैं इसे 2 रकम आगे लेके जाऊं, मतलब यहाँ पर ले आऊं, तो 2 रकम का इजाफा होगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। 4 कोई प्रीफिक्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इससे भी आगे ले जाऊँ, 5 के आगे ले आऊँ, तो मैं 3 रकमें छोड़ूंगा तो इसके अंदर 3 जमा हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगी टोटल पावर, और 5 भी कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा करीब तरीन सूटेबल प्रीफिक्स है वो 10 की पावर 3 ही है, तो मैं यही यूज करूंगा। उसके लिए मुझे पॉइंट सिर्फ एक ही रकम आगे लेके जाना पड़ेगा ताकि पीछे पावर में एक का इजाफा हो। तो मैं लिखूंगा 5 8, अब पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड पे पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो वो जरूरी नहीं होता लिखना, तो मैं नहीं लिख रहा। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब इसमें एक जमा हो जाएगा, 2 था तो +1 हो जाएगा। और आपको ये चीज भी मैं बता चुका हूँ पहले कि जैसे ये खाली पॉइंट है ना, इससे भी ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, सिंपल आप 58 भी लिख लेंगे तो ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर, 2 + 1 3 हो जाएगा। और 10 की पावर 3 हमारे पास एक प्रीफिक्स मौजूद है जिसे हम किलो कहते हैं, यहाँ पर भी हमने यूज किया था, यहाँ पर भी करेंगे। तो 58 10 की पावर 3 की जगह पे आ गया किलो और आगे आ गया ग्राम। नहीं जी, इस तरीके से हमने एक इंतहाई सूटेबल प्रीफिक्स यूज कर लिया, 58 किलोग्राम। ठीक है, तो ये इसका बी पार्ट था। इसके बाद मूव करते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 की पावर -4 है। अब यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स करीब तरीन हमारे पास बन सकता है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास 10 की पावर -3 होता है प्रीफिक्स, 10 की पावर फिर -6 होता है, और इससे ऊपर जाए तो 10 की पावर -2 होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सूटेबल होगा, तो हम मैक्सिमम प्रीफिक्स जो यूज कर सकते होते हैं हम वो करते हैं। तो यहाँ पर -6 की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो वो फिर बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, इतना छोटा भी इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा करीब तरीन जो सूटेबल है वो 10 की पावर -3 है, बनाना भी आसान है, हम यही यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, 10 की पावर -3। अब उसके लिए क्या करूंगा मैं, आप देखिए अभी इसका पॉइंट कहाँ पे है, अभी पॉइंट 5 के पीछे है। आपने इन सवालों में किया हुआ ना कि पॉइंट जब आगे आता है तो पीछे एक पावर इंक्रीज होती है। तो मैं अगर इस पॉइंट को आगे लेके आता हूँ, 5 से आगे ले आता हूँ 4 और 5 के दरमियान में, तो ये हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। क्योंकि पॉइंट एक रकम आगे गया है तो पीछे एक का इजाफा हो जाएगा। इजाफा कैसे होता है, +1 लगा के इजाफा होगा ना। अब मैं आगे ही क्यों लेके गया, आगे मैं इसलिए लेके गया ताकि पीछे प्लस में वैल्यू इंक्रीज हो, प्लस में इंक्रीज होगी तो अब देखिए प्लस माइनस होगी, क्या बचेगा, -3 बचेगा। अगर मैं पॉइंट को आगे की बजाय पीछे ले जाता तो पावर और माइनस में चले जाती और बड़ी हो जाती, तो लिहाजा ऐसे मैंने कर लिया। तो 4.5 10 की पावर देखिए, अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। और 10 की पावर -3 जो प्रीफिक्स होता है हमारे पास उससे हम कहते हैं मिली। ठीक है, 10 की पावर +3 वाले को हम कहते हैं किलो, लेकिन 10 की पावर -3 वाले को हम कहते हैं मिली। तो 4.5 10 की पावर -3 है तो इसकी जगह पे अब आ जाएगा मिली,
m साथ में आ गया सेकंड। ले जी, हमने यहाँ पर भी एक इंतहाई सूटेबल प्रीफिक्स यूज़ कर लिया। उम्मीद है कि आप ये सारे सवाल समझे होंगे। कहीं पर मसला आए तो आप ज़रूर हमें बताएं, कमेंट करें, ना आए तब भी बता दें। तो इसी के साथ ये 8th न्यूमेरिकल था। अब मूव करते हैं अपने 9th न्यूमेरिकल की तरफ। 8th न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बाकी सब की बनिस्बत इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट उसने वैसे बताई हुई हैं, उससे भी आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कि लाइट ईयर उर्दू में इसे कहते हैं नूरी साल। नूरी साल क्या है, एक डिस्टेंस का यूनिट है। यूज इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, मतलब कि जो सितारे स्यारे जो फल्कियात की बातें करते हैं वो लाइट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मतलब इसका क्या है ये समझिए, मान लें कि स्पेस में खला में एक यहाँ पे कोई गैलेक्सी मौजूद है और एक यहाँ पे, ठीक है। अब आपने बताना है एक गैलेक्सी का दूसरी गैलेक्सी से कितना फासला है। अब ये इतनी दूर दूर होती हैं कि ये फासला आप किलोमीटर्स के अंदर बताएंगे तो इतनी बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी कि बताना बोलना लिखना मुश्किल हो जाएगा। हम उसके लिए एक यूनिट बनाते हैं। हम देखते हैं कि जो रोशनी है, लाइट जो है वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है। मतलब अगर लाइट चलती रहे एक साल में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी उससे हम कहेंगे कि ये 1 लाइट ईयर डिस्टेंस है, ठीक है। या सिंपल क्या कहते हैं, लाइट ईयर कह देते हैं। अब रोशनी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साल के अंदर इतना डिस्टेंस कवर किया, तो इसी के मुताबिक हम देखेंगे कि वहां तक पहुंचने में मजीद कितने साल लगेंगे। तो मान लें यहाँ तक लाइट को पहुंचने में एक से तकरीबन 2.5 साल लगे, मतलब 2.5 लाइट ईयर्स। मतलब 2.5 साल तक रोशनी चलती रहे, फिर वो दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचेगी। तो एक गैलेक्सी का दूसरी गैलेक्सी से कितना फासला हो गया, 2.5 लाइट ईयर्स। इस तरीके से हम बताते हैं तो ज़रा आसान हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसे आम मीटर्स यूनिट में बताएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि लाइट क्या है, लाइट ईयर क्या है कि डिस्टेंस का यूनिट है जो कि एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। इसको वैसे भी इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती है। आगे वो कहता है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये क्या है, ये रोशनी का डिस्टेंस है जो रोशनी एक साल में कवर करती है। तो देखिए लाइट ईयर की बेसिकली उसने ये डेफिनेशन ही लिख दी हुई है। तो पेपर में अगर आता है व्हाट इज लाइट ईयर तो आप यही लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, कि ये रोशनी का एक साल के अंदर तय किया जाने वाला फासला है। आगे वो कहता है टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.010 टू रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कि लाइट की जो रोशनी की जो स्पीड है वो इतनी अगर आप लें तो फिर आप कैलकुलेट करें कि ये डिस्टेंस कितना बनता है, एक साल का डिस्टेंस कितना बनता है या लाइट ईयर का डिस्टेंस कितना बनता है। तो उसने आपको बेसिकली दो चीज़ें दी हुई हैं, जो दी हैं वो उनको लिख लेते हैं। एक तो सीधा सीधा उसने बता दिया कि इसकी स्पीड कितनी है लाइट की। लाइट की स्पीड को वैसे v से भी लिखते हैं और c से भी लिखते हैं, तो चलो मैं आपकी आसानी के लिए v से ही लिख देता हूँ। वो है 3.010 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है रोशनी की स्पीड। और दूसरा उसने आपको टाइम दिया हुआ है कि आपने जो स्पीड फाइंड करनी है, अब सॉरी जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो कितना करना है, एक लाइट ईयर का। लाइट ईयर मतलब एक साल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो 1 ईयर ये टाइम है ना, एक साल के अंदर कितना कवर किया है। हम कहते हैं किसी ने एक सेकंड में कितना कवर किया है, घंटे में कितना कवर किया है, तो वही एक साल की बात कर रहा है कि एक साल में कितना कवर किया। तो बेसिकली वो टाइम क्या है, हमारे पास एक साल का टाइम है। अब इसको हम इस एक साल के टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है, तो इसलिए मैं इसे सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए आप देखें एक साल में हमारे पास कितने दिन होते हैं, होते हैं 365 दिन होते हैं। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ये सारा काम हमने बिल्कुल अपने शुरू वाले न्यूमेरिकल में किया हुआ है, तो वही काम ये है। तो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.1536 10 की पावर 7 सेकेंड। अब ये जो टाइम है किस में आ गया, सेकेंड्स के अंदर आ गया। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो टाइम तो आ गया सेकेंड के अंदर। तो ये मेरा डाटा था वो मैंने लिख लिया। अब मुझे मालूम क्या करना है, फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं। फाइंड बेसिकली मुझे ये करना था कि एक साल तक लाइट चलती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, वो लिख लिया हमने। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए हमने ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उसको याद रख लें, डिस्टेंस कैसे आता है।
आप किसी की स्पीड को मल्टीप्लाई करवा दें उसके टाइम के साथ, तो आपके पास उस बॉडी का कवर किया गया डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है। स्पीड हमारे पास थी 3.0 10 की पावर 8, तो इसकी जगह पे आ गया 3.0 10 की पावर 8। टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया वो है 3.1536 10 की पावर 7 सेकेंड। चलो यूनिट ना लिखे से वैल्यू लिख लें, ये चीज़ आ गई इज इक्वल टू। अच्छा जी, हाँ जी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, देखें ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और 10 की पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, तो हमारे पास आएगा 9.46 मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर देखें, पहले भी ये काम किया कि बेस सेम हो जाए तो पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं। ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 एक दफ़ा, दोनों की पावर्स को इकट्ठा करेंगे तो 8 + 7 हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो इसका यूनिट साथ में लिख देंगे मीटर। S इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इनको जमा करेंगे तो 15 आ जाएगा मीटर। नहीं जी, लाइट अगर 1 साल तक चलती जाए तो वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। आप देख सकते हैं कि 10 की पावर 15 कितना बड़ा नंबर बन जाता है। यही हमारा जवाब है। उम्मीद आप समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ आपका 8वां न्यूमेरिकल भी हो गया। मूव करते हैं आपके 9th न्यूमेरिकल की तरफ। 9 न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कहता है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी, कि मरकरी की जो डेंसिटी है जो कि उसने आपको दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपने इस डेंसिटी को किलोग्राम मीटर पर क्यूब में लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ग्राम और सेंटीमीटर है, आपने यहाँ पे किलोग्राम और मीटर लेके आना है, ये काम आपने करना है। तो बेसिकली इसने आपको डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी को ऐसे लिखते हैं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या मौजूद है, ग्राम। मुझे क्या करना है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले मैं ग्राम को किलोग्राम में बदलता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लूंगा। यही मुझे चाहिए ना, करते हैं। तो आपको पता है किसी भी रकम को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस पूरी वैल्यू को 10 की पावर +3 से डिवाइड भी कर देता हूँ और इसी के साथ में इसे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो अगले स्टेप में समझ आ जाएगा, लेकिन सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम से डिवाइड कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सारी चीज वैसे ही, ग्राम भी वैसे ही, सेंटीमीटर क्यूब भी वैसे ही। अब देखें बेसिकली मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इस तरह करने के बाद ये जो नीचे 10 की पावर 3 है ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो 10 की पावर 3 है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ किलो, क्योंकि 10 की पावर 3 किलो के बराबर होती है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा किलो और साथ में ये वाला ग्राम आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब तो रहा ऐसे का वैसे ही। देखें एक काम तो हो गया, मुझे यहाँ पे ग्राम को क्या करना था, किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, वो मैंने कर लिया, किलोग्राम आ गया। अब अगला काम यह है कि सेंटीमीटर में से सेंटी खत्म करना है, सिर्फ क्या बचना चाहिए, मीटर। अब सेंटी आपको पता है एक प्रीफिक्स है, सेंटी खत्म करने का तरीका यह है कि आप प्रीफिक्स की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो 13.6 नीचे 10 की पावर 3 ऐसे रहेगा, यहाँ पे किलोग्राम भी वैसे रहेगा। सेंटी की जगह सेंटी की वैल्यू पुट करते हैं। अब सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, ये आ गया इसकी जगह। और अब मेरे पास बाकी क्या बच गया, मीटर क्यूब बच गया। लेकिन यहाँ पर वो गलती है जो बच्चे करते हैं, आपने वो ध्यान से सुनना। देखिए ये जो पावर -3 है ना, ये सेंटी और मीटर दोनों की है। तो मैं चूंकि अब सेंटी की वैल्यू लिख चुका हूँ, इसलिए इसकी पावर भी मैं अलग कर दूंगा -3। ठीक है, ये -3 दोनों का था, सेंटी का भी था, मीटर भी था। सेंटी की चूंकि पावर लिख दिया मैंने, वैल्यू लिख दिया, अब सेंटी की पावर भी मैं अलग कर दूंगा, -3 साथ में हो जाएगा और मीटर -3 अलग ही रहेगा। अब 13.6 एज इट इज, 10 की पावर 3 भी एज इट इज, यहाँ पे है किलोग्राम वो भी एज इट इज। यहाँ पर देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 2 3 10 6 हो जाएगा, साथ में आ गया मीटर क्यूब। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए ज़रा आसानी रहे। 3.6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, ये जो 10 की पावर 6 इधर है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 की पावर 6, और ये जो किलोग्राम है और इसको मैं यूनिट्स को ज़रा साइड पे करके लिख लेता हूँ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं ये दोनों पावर्स हैं डिवाइड हो रही हैं, एक ऊपर एक नीचे डिवाइड हो रही होती हैं। तो ये चीज़ भी आपने पढ़ी हुई है, जब डिवाइड हो रही हो
तो बेस एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.6, 10 की पावर आएगा 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको साइंटिफिक में अगर करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को एक रकम आगे लेके जाना पड़ेगा। तो पॉइंट अगर एक वैल्यू आगे आएगा तो पीछे एक वैल्यू का इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो 1.36 एज इट इज 10 की पावर, पहले 3 थी, 3 में क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा क्योंकि एक रकम छोड़ के आगे आए हम। बाकी सारा यूनिट आपके पास एज इट इज। अब इनको प्लस कर लेते हैं तो 1.3 10 की पावर 3 + 1 4 हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए हमने अपनी डेंसिटी को किलोग्राम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, यही हमें करना था। अच्छा 3 के साथ 6 भी है तो इधर भी 6 आएगा। लें जी, उम्मीद है कि आपको ये सारा काम समझ आया होगा, हर न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी। कहीं पे इशू हो, कहीं पे मसला हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। आपको इस चैनल के ऊपर मैथ की भी वीडियोस मिलेंगी और फिजिक्स के लेक्चर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी देखें, इंशाल्लाह वो भी समझ आएंगे और अच्छे लगेंगे। अब आपने एक काम करना है कि इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।